Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने इसकी तमाम स्टेजेस पढ़ ली हैं। हमने पियाजे की थ्योरी की बेसिक्स भी देखी हैं कि पियाजे का जो मेन कॉन्सेप्ट था, उसने कहा था कि जैसे जैसे बच्चे की एक बढ़ती जाती है एज बढ़ती जाती है, उसका जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप होता जाता है, वो जो है वो बूस्ट होता जाता है या वो इंक्रीज होता जाता है। उसको उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया। उसने फिर 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया अपनी थ्योरी को। पहले उसने कहा कि जो बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको उसने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज के होते हैं, और उसके बाद उसने कहा कि जो 2 से 7 साल तक के बच्चे होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के होते हैं, और उसके बाद 7 से 11 साल तक के बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के, और 11 टू ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में फॉल करते हैं। हर स्टेज की अपनी जो है वो थिंकिंग लेवल है बच्चे का। हर स्टेज में जो बच्चे का डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और बच्चा डिफरेंट तरीकों से जो है वो दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल करता है। आज हमने बेसिकली देखना ये है कि पियाजे ने थ्योरी तो दे दी, हमने पढ़ ली, लेकिन हम इसको अपनी एजुकेशनल फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज का पढ़ने का फायदा उस वक्त होता है जब उसको यूटिलाइज भी किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर पियाजे की थ्योरी को बेस बना के जो उनके सिलेबस हैं वो फॉर्मुलेट किए गए, उनका करिकुलम फॉर्मुलेट किया गया, उनकी जो एजुकेशनल टेक्निक्स थी, लर्निंग टीचिंग टेक्निक्स थी, उनको जो है वो डेवलप किया गया। तो कैसे वो लोग किस तरह जो है वो पियाजे की थ्योरी से फायदा उठा रहे हैं, और हमारे स्कूल्स में ऐसा क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निक्स जो है वो यूज करनी चाहिए पियाजे की थ्योरी को बेस बना के, कि जिससे जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे जो हैं उनकी लाइफ में एक बेहतरी ला सकें, उनके लिए एक एजुकेशन जो है वो इजी बना सकें, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकें, बजाय इसके कि वो एजुकेशन को बोर समझे। बच्चे बोर इसलिए हो जाते हैं एजुकेशन में, उसको बर्डन इसलिए समझना शुरू कर देते हैं कि बेसिकली हम उनकी एज के मुताबिक अप्रोप्रिएट टेक्निक ही यूज नहीं कर रहे होते। जैसे पियाजे कहता है ना कि पियाजे फोकस, सॉरी मैं जरा पॉइंटर एक ले लूं। पियाजे फोकस्ड अटेंशन ऑन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन। उसने कहा कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेज 1 का बच्चा है या स्टेज 2 का बच्चा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, और आप उसको फॉर्मल ऑपरेशनल वाला जो सिलेबस है वो आप दे रहे हैं, तरीका तदरीस से पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो बच्चा जो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में मौजूद है उसको उन्हीं तरीकों से पढ़ाया जाए जिस तरह प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा सीखता है। तो पियाजे कहते हैं पियाजेस थ्योरी हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका एजुकेशन पे। पियाजे की थ्योरीज में बहुत सारे ममालिक में यूज हो रही है और इसको बेस बना के पढ़ाया जा रहा है। पियाजे फोकस्ड अटेंशन ऑन द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन। पियाजे ने कहा कि बच्चे की एज के मुताबिक, उसकी डेवलपमेंट के मुताबिक, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज के मुताबिक, उसकी कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सबसे पहला जो पियाजे ने कहा कि आइडिया बेसिकली उसने क्या दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म का। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली आइडिया पियाजे ने नहीं दिया, लेकिन ही वाज द कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब कंस्ट्रक्टिविज्म वाले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो रट्टा लगाने से नहीं सीखते। बच्चों को आप जिस तरह फॉर्मल तरीके से एजुकेशन हमारे यहाँ दी जाती है कि जी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बच्चे कॉपी कर रहे हैं, ऐसे एजुकेशन नहीं दी जाती, ना ही ऐसे बच्चे सीखते हैं। वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म वाले, वो कहते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दें, आप एक्टिविटीज दें उनको, उनको खुद से जो है वो करने दें, उनको कोई एक्टिविटी फॉर्मुलेट कर दें, उन्हें कहें कि आप करो इसको, को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्टिविटीज दे दें, कोई और एक्टिविटीज दे दें, ताकि बच्चे जो है वो उससे सीखेंगे, खुद से चीज गलत करेंगे, दोबारा ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर गलत करेंगे, फिर दोबारा ठीक करने की कोशिश करेंगे। जहां पर टीचर की जरूरत होगी टीचर पढ़ाएगा नहीं उनको, बल्कि फैसिलिटेट करेगा, उनकी हेल्प करेगा चीजों को सीखने में। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का ये आइडिया था कि बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में से अपने एक्सपीरियंसेस उनके जो होते हैं, एक्टिविटीज की बेस पे जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन का नाम सुना होगा ना, कोई चीज बनाना, कंस्ट्रक्शन को माइंड में रखिएगा। इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने कहा कि बच्चे नॉलेज खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। कहाँ से?
अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनका मेल मिलाप होता है, जो उनका फेस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, जो रहते हैं उनमें, एक्टिविटी करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो है वो बच्चे का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको देख, कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थियरी दैट सेज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे जो हैं वो, सीखने वाले जो हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन्फॉर्मेशन। सिर्फ ये नहीं कि आपने ये चीज इस तरह बनानी है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, टीचर कहता है ऐसे कर ले तो ये चीज बन जाएगी, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, दिस इज द मेथड ऑफ पैसिव इनटेक। उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा नॉलेज। कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? अपने माहौल से, एक्सपीरियंस के थ्रू। As people experience the world and reflect upon those experiences, they build their own knowledge. जैसे जैसे लोग जो हैं, जैसे जैसे बच्चे सराउंडिंग में, अपनी दुनिया में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो उनका ताल्लुक कायम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज अपने माहौल में करते हैं, उसके साथ साथ उनका जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता चला जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का ये आइडिया था कि बच्चे को पैसिव तरीके से इंफॉर्मेशन ना दे, बल्कि उसको एक्टिविटी दे करने के लिए, जैसे वो माहौल के साथ उसका ताल्लुक कायम होगा, वो एक्टिविटीज करेगा, एनवायरनमेंट के साथ उसका ताल्लुक कायम होगा, वो वहां से अपना नॉलेज जो है वो बिल्ड करेगा। अच्छा जी, डिस्कस कर लेते हैं हम मेथड्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब कौन से वो मेथड थे लर्निंग के जो पियाजे ने या कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने हमें जो है वो कहा कि जी इनको बेस बनाकर जो है वो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो लर्निंग का हमारा प्रोसेस है, जो स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, किन तरीकों की बेस पे होनी चाहिए कि जो डेवलपमेंटली, कॉग्निटिवली अप्रोप्रिएट हो स्टूडेंट के मुताबिक। तो सबसे पहले तो वही बात होगी कंस्ट्रक्टिविज्म का बिलीफ। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने कहा जी कि आपको जो एजुकेशन है वो डिस्कवरी लर्निंग जो है एजुकेशन, उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। बच्चे को असाइनमेंट दे दें, बच्चे को एक्टिविटी जो है वो फॉर्मुलेट करके दें, उसे कहें कि चीजों को डिस्कवर करे खुद से, ना कि पैसिव इंफॉर्मेशन उसको दें, रट्टे रटाए नोट्स दे दें, किताबें दे दें कि इसको पढ़ लो, इसको नोट्स बना लो, इसको नहीं, बल्कि उसको चीजें दें कि वो लर्न करे डिस्कवरी के थ्रू, डिस्कवर करे चीज। जैसे बच्चा एक होता है, वो बॉल होता है, बॉल को पकड़ता है, कभी उसको घुमाता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, तो उसके बाद चलता है कि अच्छा ये जो एक गोल सी चीज है, ये यूं इस तरह खेलने के लिए है। या एक कोई बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड जो टॉय दे दें, तो वो पहले देखेगा कि अच्छा इसको चाबी, ये जो चाबी सी बनी हुई है, फिर वो चाबी को पकड़ेगा, फिर देखेगा, घुमाने की कोशिश करेगा तो वो घूमेगी, तो वो एक उसको वो एक लर्न की उसने चीज कि अच्छा इसको घुमाते हैं। अब वो जब घुमाई जाएगा फिर रखेगा गाड़ी को, या वैसे उसके हाथ से गिर जाएगी और चलना शुरू कर देगी। तो अब बच्चा वो एक्टिविटी जो कर रहा है उससे वो सीख रहा है, चीजों को डिस्कवर कर रहा है, लर्न कर रहा है डिस्कवरी के थ्रू कि अच्छा ये जो चीजें हैं ये खुद, बजाय इसके कि आप बच्चे को कहें अच्छा बेटा गाड़ी को ऐसे पकड़ो, ये चाबी है इसको ऐसे पकड़ो, इसको घुमाओ, घुमा के इसको यहाँ नीचे रखो तो ये चलना शुरू होगी। तो ये बेसिकली पैसिव मोड ऑफ लर्निंग है। तो बच्चे को आपने, कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का ये बिलीव था कि बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग दें आप, उसको उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं, वो एक्टिविटी करवाएं कि जिसमें वो जो है वो चीजों को खुद से डिस्कवर करे बच्चा। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज दें जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है वो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दें कि ये भाई ये लो, ये इसको सॉल्व करो, कोई पजल दे दें, कोई इस तरह की कोई और चीज दे दें, कोई भी एक्टिविटी जो है वो फॉर्मुलेट कर सकता है टीचर, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे का जो है वो ट्रिगर हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स दे दें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप देंगे, बच्चा कोशिश करेगा, बच्चा अपने दिमाग से बनाएगा ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको मैं कैसे करूं तो ये मैं कामयाब होऊंगा, इस तरह करूं तो ये पॉजिटिव आउटकम देगा। जिस तरह अमूमन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो इन चीज़ों से ज़्यादा सीखने बजाय इसके कि इनको बताया जाए कि अच्छा ये ऐसे कर लो तो ये ऐसे कर लो, एक वो जो पकी पकाई खीर होती है वो देने से बेहतर आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स असाइन करें उनकी। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंटल एज के मुताबिक, ये नहीं है कि आप जो किंडरगार्टन का बच्चा है उसको आप कहें कि रेडियो ट्रांसमिशन बना के लाओ, नथिंग नेवर, बल्कि उसको उसके मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसकी कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक जो है वो उसको कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड करें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, इन शॉर्ट समराइज अगर मैं इसको कर दूं कि कोई भी ऐसा काम जो एक्टिविटी बेस्ड हो, कोई भी ऐसा आप तरीका यूज कर सकते हैं उनको टीच करने के लिए जो एक्टिविटी बेस्ड हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का यही ख्याल था कि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी के जरिए सीखते हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ाने से नहीं सीखते।
अच्छा जी, जब बच्चा एक्टिविटी के जरिए सीखेगा तो फिर टीचर क्या करेगा? उसका भी पियाजे ने हल दिया कि टीचर क्या करेगा। टीचर बच्चों को एक्टिविटी फॉर्मुलेट करके देगा, उसको बताएगा कि भाई आपने आज ये एक्टिविटी करनी है, और बच्चे वो जब एक्टिविटी करेंगे तो फिर अगर कहीं पे परेशान होंगे, कभी थोड़ा सा फेलियर की फील करेंगे, कहीं थोड़ा नाकाम होंगे, तो टीचर जो है वो उनको फैसिलिटेट करेगा कि यहाँ पर आप जो है वो आप ऐसे करो, हेल्प करेगा उनकी, उनको थोड़ा सा पुश करेगा कि ठीक है, वेरी गुड, अगर थोड़ा सा गलत है इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड करके देख लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो टीचर का जो काम है वो एक्टिविटी को फॉर्मुलेट करके देना है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगर जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी हेल्प करनी है, और उनको जो है वो पुश करना है टुवर्ड अचीव, टुवर्ड डू देयर एक्टिविटीज। अच्छा, आगे आ जाता है जी, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जैसे कि स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, अब हर स्टेज में इंडिविजुअल डिफरेंस है। वो कैसे? लाइक अब एक जो स्टेज है पहली, सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें बर्थ से 2 साल तक के बच्चे हैं। दूसरी जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें 2 से 7 साल तक के बच्चे हैं। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 साल तक के बच्चे हैं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 से बड़े बच्चे हैं, यानी एडोलेसेंस आ जाते हैं। तो हर बच्चा जो है, हर स्टेज दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पियाजे ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया है। पियाजे कहता है, सपोज फर्ज करें कि एक बच्चा जो है वो थर्ड स्टेज पे है। अब वो इमेजिनेशन भी उसकी नहीं है, इमेजिन भी नहीं चीजों को कर सकता। उसके अलावा वो हाइपोथेसिस भी क्रिएट नहीं कर सकता। उसके अलावा वो जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग भी नहीं कर सकता। अब एक बच्चा जो है उसका कॉग्निटिव लेवल नहीं है ना, बेसिकली थर्ड स्टेज का बच्चा जो है वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता, वो यानी कोई एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर सकता, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है वो नहीं कर सकता, डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर सकता। ये हम तमाम चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो अब एक स्टेज 4 का बच्चा है। अब स्टेज 4 का बच्चा जो है वो अपना जो है वो इमेजिनेशन भी कर सकता है, वो हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकता है, उसकी हाइपोथेटिकल जो है वो थिंकिंग होती है, उसके अलावा जो है वो उसकी डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है। अब ये स्टेज 3 का बच्चा है, ये स्टेज 4 का बच्चा है। अब इस बच्चे में जो है वो इमेजिनेशन की एबिलिटी भी अभी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि इसकी अभी उतनी उम्र ही नहीं हुई जिस उम्र में होनी चाहिए। इस बच्चे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी नहीं आई, इस बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी अभी डेवलप नहीं हुआ। जबकि फोर्थ जो स्टेज का बच्चा है उसमें इमेजिनेशन भी आ चुकी है, डेवलप हो चुकी है, हाइपोथेटिकल का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो चुका है, डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो चुकी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इन दोनों स्टेजेस के बच्चों को एक क्लास में बैठ के पढ़ा सकते हैं एक ही तरीके से? अगर आप इमेजिनेशन का तरीका यूज कर रहे हैं तो ये तो नहीं कर सकता, ये कर लेगा, ये नहीं कर सकता। अगर आप हाइपोथेसिस क्रिएट करवा रहे हैं तो ये बच्चा नहीं कर सकता, ये कर लेगा। अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड यूज कर रहे हैं तो ये बच्चा तो नहीं कर सकता, तो ये तो कर लेगा। यानी क्लास स्टेज 4 का जो बच्चा है, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज। तो स्टेज 4 का जो बच्चा है वो ये तमाम चीजें कर लेगा, बिकॉज वो उस एज में आ चुका है जहां पर इस लेवल की थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। लेकिन अगर यही मेथड आप यहाँ पर पढ़ाएंगे स्टेज 3 के बच्चे को, कि इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाएंगे कि इमेजिन करो एक स्टोरी है तो उसको इमेजिन करो कि वो क्या हो रहा है, ठीक है, या उसको कहेंगे कि अच्छा हाइपोथेसिस बनाओ कि बेसिकली ये जो बच्चा, ये कोई भी उसको कॉन्सेप्ट दे देंगे इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं। अब दिस इज बेसिकली हाइपोथेसिस मेकिंग, तो वो हाइपोथेसिस नहीं बना सकेगा, इस तरह डिडक्टिव रीजनिंग भी वो नहीं कर सकेगा। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं जिस स्टेज के मुताबिक जो है वो उस जो है वो उनकी थिंकिंग डेवलप हुई है। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि टीचर को बच्चे की एज का पता होना चाहिए, कि बच्चे की बेसिकली एज क्या है। सिंपल इज दैट कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 टू ऑनवर्ड। तो बच्चे की जब आपको एज का पता होगा, टीचर को बच्चे की एज का पता होगा, या वालदेन इवन काम करवा रहे हैं, वालदेन को बच्चे की एज का पता होगा, तो वो उस एज अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ों को जो है लेके चलेगा। वो वही टीचिंग मेथड्स, वही टीचिंग टेक्निक, वही टीचिंग टूल्स जो है वो बनाएगा, वो यूज़ करेगा, और वही टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करेगा जिससे बच्चा इजीली जो है वो नॉलेज को ग्रैस्प कर ले। तो एक्टिविटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक्टिविटीज भी उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की बच्चे की एज है। इमेजिनेशन की अगर एक्टिविटी स्टेज 3 में होगी तो वो नहीं करेगा, हाइपोथेसिस मेकिंग की एक्टिविटी स्टेज 3 में नहीं होगी तो नहीं करेगा, डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड एक्टिविटी स्टेज 3 में होगी तो नहीं करेगा, लेकिन स्टेज 4 में ये तमाम चीजें कर लेगा। तो एक्टिविटीज भी हमें जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो उसके मुताबिक बनानी है। आगे आ जाता है जी
रेडीनेस टू लर्न। अब एक और कॉन्सेप्ट जो है वो पियाजे ने रेडीनेस टू लर्न का दिया। उसने कहा ये कॉन्सेप्ट एक थॉर्नडाइक की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें भी चाइल्ड शुड बी रेडी बिफोर लर्निंग। थॉर्नडाइक ने भी ये कहा था कि बच्चे को लर्न चीज़ों को उसी वक्त करेगा जब वो पहले रेडी होगा, वो इस काबिल होगा, वो तैयार होगा किसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए खुद से रेडी होगा। तब ही जो है वो धक्के से आप उसको नहीं लर्न करवा सकते, वो खुद से अपने दिल से जो रेडी होगा तब जो है आप चीज़ों को लर्न करवा सकते हैं। According to Piaget, readiness of child mean his or her cognitive level, means thinking level। कि बच्चे का जो रेडीनेस है, रेडीनेस टू लर्न से मुराद ये है कि उसका जो कॉग्निटिव लेवल है उसको उसके मुताबिक बच्चे को जो है वो लर्निंग होनी चाहिए उसकी। यू कैन नॉट टीच द 9th क्लास मैथ टू अ 4 years old child because 4-year-old child is not ready to learn the 9th class math। Why? Because his thinking is not developed for learning 9th मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि फोर्थ 4 साल का वो बच्चा है और वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में मौजूद है और आप उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का काम दे रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल फॉर 4 years old child to do the assignment related to the 9th mathematical books। तो ये बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं है। अब इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टोरी बुक्स की फॉर यंगर चिल्ड्रन। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्टोरी लिखी होती है बुक में, आगे बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो है वो उस लेवल पे होते हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं कि वो इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको स्टोरी सुना दें उसको समझ ही नहीं आएगी कि किसान था, किसान खेतों में हल चलाता था, फिर एक दिन हुआ कि किसान की बीवी आ गई और ये हो गया वो हो गया, उसका एक बेटा था, तो उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टोरी आगे जो है वो एक पिक्चर बड़ी सी बना देंगे कि ये किसान है, ये खेतों में हल चला रहा है, आगे तस्वीर बनी होगी कि किसान एक बना होगा वो खेतों में हल चला रहा होगा, बच्चा फौरन से समझ जाएगा। फिर उसकी बीवी आ गई खेतों में उसके लिए खाना लेके, अब ये है कि वो एक औरत होगी, उसने सर पे जो है वो सामान खाना उठाया होगा, तो बच्चा फौरन से समझ जाएगा देख के कि अच्छा ये इसकी बीवी की बात हो रही है और ये खाना जो है वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने जो शौहर के लिए लेके आ रही है। फिर उसका एक बेटा भी था, वो भी अपनी माँ के साथ आ रहा था। फिर एक छोटा सा लड़का होगा, वो अपनी माँ के साथ साथ जो है वो नजर आ रहा होगा कि चल के आ रहा है। बच्चा देख के फौरन समझ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चा ये अपनी माँ के साथ आ रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली रेडीनेस टू लर्न, कि बच्चे को उसके कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक, बच्चे को उसकी एक्टिविटी लेवल के मुताबिक जो है, उसके थिंकिंग लेवल के मुताबिक जो है आपने उसको पढ़ाना है, उसके लिए एक्टिविटीज फॉर्मुलेट करनी है, तभी जाके जो बच्चा है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो आज हमने क्या देखा है कि इम्प्लीकेशन कैसे हो सकती है, कि कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने जो कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। उसके अलावा हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं बेसिकली दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक ही बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। रेडीनेस टू लर्निंग, बच्चे को रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए। रेडी से मुराद ये है कि बच्चे का थिंकिंग पैटर्न, उतना थिंकिंग जो स्टाइल है या कैपेसिटी है वो डेवलप होनी चाहिए कि वो जो है उस लेवल का काम कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।